दोस्तों, भविष्य में होने वाले कुछ खतरनाक नेचुरल डिजास्टर्स जो हमारी पृथ्वी पर से पूरी इंसानियत को ही खत्म कर सकते हैं। इस कहानी की शुरुआत में एक लड़की कार चलाते हुए दिखाई जाती है। उसे जरा भी आइडिया नहीं होता कि आगे चलकर उसके साथ क्या होने वाला है। वो लेडी लगातार कार की मदद से आगे चलती जा रही थी अपने होम टाउन लौटने के लिए, पर तभी अचानक एक पहाड़ पे से लैंडस्लाइड हो जाता है, जिससे कि उस औरत की कार पहाड़ पे से नीचे गिरने लगी थी। उसकी कार तो देखते ही देखते काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी थी, पर शायद उस लड़की की किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि उसकी कार खाई में गिरने से पहले कुछ पत्थरों पर जाकर अटक गई थी। लेकिन अगर वो जल्द से जल्द वहाँ से नहीं निकली तब वो खाई में गिर जाएगी। अगले ही मोमेंट में हमें उस जगह पर एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर दिखाई देता है, जिन्होंने शायद अब उस लड़की की कार को नीचे गिरता हुआ देख लिया था। इस रेस्क्यू टीम में रे नाम का एक बहुत ही बहादुर कमांडर मौजूद होता है। रे ने अपने एक दूसरे साथी से कहा कि तुम जाकर उस लड़की को बचा कर लेकर आ जाओ। बिना कुछ सोचे समझे वो रेस्क्यू ऑफिसर उतर पड़ता है उस खाई के अंदर। रेस्क्यू ऑफिसर ने उस लड़की को बचाने की बहुत कोशिश की, पर सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि वो भी वहीं पर फंस गया था, और अगर सही समय पर दोनों कार से बाहर नहीं निकले तब दोनों ही मारे जाएंगे। अंत में कमांडर रे को ही जाना पड़ता है, जिन्होंने कार खाई में गिरने से पहले उस लड़की और अपने साथ वाले ऑफिसर को पकड़ लिया था, यानी कि उस लड़की को इस दुर्घटना से रेस्क्यू कर लिया जाता है। अब हमें यहाँ एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी में डॉक्टर लॉरेंस नाम के एक प्रोफेसर दिखाए जा रहे थे, जो वहाँ पर स्टूडेंट्स को सिस्मोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ाते हैं। सिस्मोलॉजिस्ट उन्हें कहा जाता है जो भूकंप, धरती के हिलने, इन सारे मेजरमेंट को अच्छे से मेजर करे। यहाँ डॉक्टर लॉरेंस कई सालों से पृथ्वी की जमीन पर रिसर्च करते जा रहे थे, जिसके बाद उन्होंने स्टूडेंट्स को बताया कि 1964 में एक बहुत ही बड़ा भूकंप आया था, और इन भूकंप की तीव्रता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सैन एंड्रियास के एक जगह पर तो हर 2 साल में इस तरीके के भूकंप आते रहते हैं। लेकिन डॉक्टर लॉरेंस को कहीं न कहीं ये शक था कि एक समय ऐसा आएगा जब इस भूकंप की तीव्रता हद से ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन वो अपने स्टूडेंट्स को डराना नहीं चाहते थे, इसीलिए इन सारी चीजों के डीप में नहीं जाते। अब डॉक्टर लॉरेंस के साथ काम करने वाला उसका ही एक कलीग, जिसका नाम चैंग होता है, उसे भूकंप की कुछ रीडिंग्स मिली थी। चैंग तो डायरेक्टली डॉक्टर लॉरेंस के पास जाकर वो सारी रेडिएशंस अच्छे से दिखाने लगा था, जिसमें शायद भूकंप की ऐसे रिपोर्ट्स मिले थे जो अब तक डिस्कवर नहीं किए गए हों। डॉक्टर लॉरेंस भी इन सारी चीजों के डिटेल्स में जाना चाहते थे, इसीलिए वो दोनों अपने रिसर्च के सिलसिले में उस भूकंप वाले इलाके में पहुंच जाते हैं। ये इलाका दरअसल एक बहुत ही बड़ा डैम था, जहां पर एक बड़ा सा ब्रिज बनाया गया होता है। चैंग और डॉक्टर लॉरेंस ने गवर्नमेंट से परमिशन ले ली थी कि वो अपना यहाँ पर रिसर्च कर सकते हैं कि नहीं। चैंग उस डैम के थोड़ा सा अंदर जाके भूकंप के रेडिएशंस मेजर करने लगा था, पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जितने लेवल के भूकंप उन्होंने आज तक देखे हैं, ये आने वाला भूकंप उनसे काफी ज्यादा था। डॉक्टर लॉरेंस और उनकी टीम ने भूकंप मेजर करने के सारे मशीन्स लगा दिए होते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद चैंग को अपनी रेडिएशन मशीन पर एक अजीब तरीके का रिपोर्ट दिखाई देता है, और ये रिपोर्ट बहुत ही बड़े भूकंप का था। देखते ही देखते जमीन भारी मात्रा में हिलने लग जाती है, जिससे कि अब उस बड़े से डैम पर भी असर पड़ने लगा था और वो टूटने लगता है। डॉक्टर लॉरेंस और चैंग सभी लोगों को वहाँ से निकालने में बिजी हो जाते हैं। देखते ही देखते उस बड़े से डैम की दीवार टूटना स्टार्ट हो गई थी। इस दुर्घटना में कई सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। चैंग तो कैसे भी डैम के ऊपर आ जाता है और दूसरी तरफ भागने लगता है, पर तभी उसे एक छोटी बच्ची कोने में पड़ी हुई दिखाई दी थी, जिसे कि वो उठा लेता है और वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। सभी लोग डैम पर बने ब्रिज की मदद से दूसरी तरफ जाने लगे थे, पर अब एक समय ऐसा आ जाता है जब चैंग दूसरी तरफ पहुँचने से कुछ सेकंड पीछे रह गया था। चैंग ने सबसे पहले उस बच्ची की जान बचाने के लिए डॉक्टर लॉरेंस के पास उसे फेंक दिया था, पर अफसोस चैंग उस तबाही में नीचे गिरकर मारा जाता है। डॉक्टर लॉरेंस की आंखें खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि उन्होंने आज से पहले इतना तगड़ा भूकंप देखा ही नहीं था। अब हमें यहाँ पर कमांडर रे को दिखाया जा रहा था, जो अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने घर पर पहुंच ही रहे होते हैं। तभी अचानक रे के मोबाइल पर उस पूरी दुर्घटना के बारे में रिपोर्ट आ जाती है कि उन्हें वहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लेकिन इससे पहले रे अपने घर में जाकर अपनी बेटी एमा से मिलता है। दरअसल रे की एक वाइफ भी थी जो उससे डाइवोर्स लेने वाली होती है। रे की वाइफ तो अभी से ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहा करती थी, लेकिन रे इन सारी चीजों का दुख अपने चेहरे पर नहीं लाता। एमा को यहाँ पर अपने स्टेप फादर के साथ सैन फ्रांसिस्को कुछ काम के लिए जाना था। एमा बिना टाइम वेस्ट किए निकल पड़ती है अपने स्टेप फादर के साथ। अपने सफर में एयरपोर्ट पर एमा को बैन नाम का एक खूबसूरत नौजवान मिल गया था। बैन का छोटा भाई भी उसके साथ आया हुआ होता है। उन तीनों की बातों ही बातों में काफी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। अब डैम पर हुए उस भूकंप की खबर चारों तरफ फैल चुकी थी, इसीलिए एक रिपोर्टर डॉक्टर लॉरेंस से कुछ पूछताछ करने के लिए उनके पास आ जाती है। रिपोर्टर ने डॉक्टर लॉरेंस से पूछा
कि आखिर ये किस टाइप का भूकंप था, क्या जो भूकंप पहले आते थे ये उनसे अलग है कि नहीं। तभी अचानक डॉक्टर लॉरेंस के कुछ स्टूडेंट्स हड़बड़ी में वहाँ पर आ जाते हैं। उन्होंने डॉक्टर लॉरेंस को अपने पास बुलाकर एक रिपोर्ट दिखाई। ये रिपोर्ट लॉस एंजलिस में मौजूद बहुत सारे शहर के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स की होती हैं, जिनके रिपोर्ट्स कंबाइन करने पर यह पता चल रहा था कि कुछ ही समय में यहाँ पर बहुत ही बड़ी स्केल का भूकंप आने वाला है और ये भूकंप कुछ ही सेकंड्स में पूरे शहर को बर्बाद करके रख सकता था। डॉक्टर लॉरेंस ने जब इस रिपोर्ट की जांच की तब उन्हें पता चला कि ये तो पूरी तरीके से सही है। डॉक्टर लॉरेंस तो अब मार्कर से वो सारे प्लेसेस बनाने लगे थे जिनके ऊपर भूकंप का इफेक्ट होने वाला है। भूकंप के एरिया के अंदर लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को जैसे बहुत सारे शहर शामिल थे और इतने कम समय में भूकंप के बारे में सभी को बताना एकदम इम्पॉसिबल था। डॉक्टर लॉरेंस आने वाली आपदा से एकदम शॉक रह जाते हैं। अब हमें दूसरी तरफ रे की एक्स वाइफ रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाते हुए दिखाई जाती है। वो तो अपने एक क्लाइंट से लगातार बातचीत कर रही थी, पर तभी अगले मोमेंट में उस पूरी जगह पर काफी बड़ी स्केल का भूकंप आ जाता है। इस भूकंप ने शहर में मौजूद बड़े बड़े बिल्डिंग्स से लेकर ब्रिजेस को भी नीचे गिरा दिया था। टाइलर भी जिस रेस्टोरेंट में होती है वो पूरा का पूरा टूटने लग गया था। भारी मात्रा में लोग मारे जा रहे थे। तभी टाइलर ने तुरंत ही रे को कॉल कर दिया था, क्योंकि वो एक रेस्क्यू ऑफिसर है और वो जल्द से जल्द हेलीकॉप्टर लेके उसकी मदद करने आ सकता है। रे को जब सारी सिचुएशन के बारे में पता चला तब वो टाइलर से कहता है कि मैं हेलीकॉप्टर लेकर मदद के लिए आ रहा हूँ। अब यहाँ भूकंप धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। टाइलर ने सोचा कि रे हेलीकॉप्टर लेकर आ रहा है, इसीलिए वो बिल्डिंग के टॉप पर चली जाए। टाइलर ने ऊपर जाने के लिए जैसे ही दरवाजा खोला तभी उसने देखा कि आधी बिल्डिंग पूरी तरीके से टूटकर ढह चुकी है और अगर टाइलर सच में वहाँ से कूद गई तब वो डायरेक्टली ऊपर पहुँच जाएगी। अब तक पूरे 1000 लोगों की जान चली गई थी, लेकिन यहाँ टाइलर किसी भी तरीके से रास्ता बनाती है और ऊपर चली जाती है। अब तो वो रेस्टोरेंट जिस बिल्डिंग में था वो भी पूरा ढहने वाला था। टाइलर तो बिल्डिंग के टॉप पर पहुँचते पहुँचते इतनी ज्यादा घायल हो चुकी थी कि उसके हर बॉडी से खून निकल रहा था। पर अब थोड़ी ही देर में रे अपना रेस्क्यू हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ आ जाता है, जिसने की अपनी एक्स वाइफ टाइलर को बचाने के लिए उसकी तरफ नेट फेंक दिया था। उसके पास ही में मौजूद बड़े बड़े बिल्डिंग्स और स्काई स्क्रैपर्स भूकंप की वजह से खिलौनों की तरफ पूरी तरीके से गिर जा रहे थे और अब तो टाइलर जिस बिल्डिंग पर खड़ी थी वो भी डिस्ट्रॉय होने वाली थी। लेकिन इससे पहले टाइलर उस नेट पर कूद जाती है जो कि रे ने नीचे फेंका था और अब रे जल्द से जल्द टाइलर को हेलीकॉप्टर में लेकर वहाँ से जाने लगता है। सबसे पहले रे ने टाइलर को हेलीकॉप्टर में बिठाया, लेकिन कुछ बिल्डिंग्स के बड़े बड़े मलबे हेलीकॉप्टर पर गिरने वाले थे। अच्छी बात ये थी कि रे हेलीकॉप्टर उड़ाने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट था, इसीलिए वो सारी चीजों से हेलीकॉप्टर को बचाते हुए वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से उड़ते हुए हमें पूरी सिटी का एक सीन दिखाया जाता है जो भूकंप की वजह से पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय होते जा रही थी। अब हमें सैन फ्रांसिस्को में एमा अपने स्टेप फादर के साथ दिखाई जाती है जो किसी बिजनेस के काम से आगे बढ़ रही थी, पर अब उस जगह पर भी तेजी से भूकंप आना स्टार्ट हो जाते हैं। एमा और उसके स्टेप फादर जिस बिल्डिंग में मौजूद थे वो भी अब अंदर धंसने लग जाती है। उनकी कार तो जमीन के अंदर फंस गई थी। एमा के स्टेप फादर जिनका नाम डैनियल होता है वो अपनी जान बचाकर कार से बाहर निकल गए थे, लेकिन एमा पूरी तरीके से कार के अंदर फंस जाती है। इसीलिए डैनियल कुछ मदद मांगने के लिए बाहर की तरफ भागने लगा था, लेकिन बाहर जाने के बाद डैनियल देखता है कि सारे लोग अपनी जान बचाकर बिल्डिंग के दूसरी तरफ जा रहे हैं। डैनियल तो वहाँ मौजूद अपने ऑफिसर से एमा को बचाने के लिए कहता है, पर अब वो पूरी बिल्डिंग जल्द से जल्द गिरने वाली थी, इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए डैनियल बिल्डिंग से बाहर निकल गया था। वो तो रे की बेटी एमा को बचाने के बारे में सोचता ही नहीं, और अगर एमा सही समय पर बाहर नहीं निकली तब वो बिल्डिंग के नीचे दबकर मारी जाएगी। लेकिन सही समय पर एमा के पास बेन और उसका भाई आ जाता है जो कि एयरपोर्ट पर मिले थे। बेन ने तो कैसे भी करके एमा को गाड़ी में से निकाला और उसे लेकर बाहर आ गए। देखते ही देखते वो पूरी बिल्डिंग मिट्टी में मिल जाती है। पूरा शहर कुछ ही घंटों के अंदर ही अंदर तबाह हो चुका था। एमा बेन और उसके भाई के साथ एक सेफ जगह पर आ गई थी, जहाँ वो अपने फादर को कॉल करके भी बता देती है कि सैन फ्रांसिस्को में भी काफी ज्यादा भूकंप आ रहे हैं और वो जल्द से जल्द उन्हें बचाने आए। रे ने कहा कि मैं और तुम्हारी मॉम हेलीकॉप्टर से तुम्हारी मदद करने आ रहे हैं, सिर्फ तुम लोग कुछ भी करके एक ऊंचाई वाली जगह पर चले आओ। सैन फ्रांसिस्को में इतनी ज्यादा तबाही होने के बाद थोड़ी देर के लिए सब कुछ रुक जाता है। लोगों की जान में जान आ चुकी थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि भूकंप खत्म हो चुका है, पर यहाँ असली सच्चाई तो डॉक्टर लॉरेंस और उसके सारे स्टूडेंट्स को भी पता होती है। डॉक्टर लॉरेंस ने जब वो पूरा ग्राफ अच्छे से स्टडी किया तब ये पता चला कि अभी तक ये भूकंप खत्म नहीं हुए हैं। जो भूकंप अभी आया है ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। इसके बाद एक और भूकंप आएगा जो 10 गुना ज्यादा ताकतवर है। और अब सैन फ्रांसिस्को सिटी में जो सारे लोग रिलैक्स हो चुके थे उन्हें काफी तेजी से भूकंप के झटके लगने लग जाते हैं। कई सारे लोग तो जमीन फटने की वजह से उसके अंदर ही गिरकर मारे जा रहे थे। अब यहाँ डैनियल सड़क पर
बाकी लोगों के साथ फंसा हुआ था। तभी वो अपने ठीक सामने देखता है कि एक बहुत बड़ा आंधी का झोंका उनकी तरफ आ रहा है, लेकिन जो लोग बिल्डिंग के कोने को पकड़कर खड़े हैं वो सब बच जा रहे हैं। इसीलिए अब डैनियल अपनी जान बचाने के लिए एक आदमी को पीछे ढकेल देता है। डैनियल बिल्डिंग का कोना पकड़ने की वजह से तो बच गया था, लेकिन वो दूसरा आदमी मारा जाता है, जिसका मतलब साफ था कि सभी लोग सिर्फ अपनी जान बचाने के चक्कर में थे, क्योंकि ये नेचुरल डिजास्टर्स किसी को भी खत्म कर सकते थे। यहाँ पर रे और उसकी वाइफ हेलीकॉप्टर की मदद से अपनी बेटी को बचाने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन जमीन के अंदर से कुछ ऐसे अजीब तरीके के वाइब्रेशंस निकल रहे थे जिससे कि हेलीकॉप्टर खराब हो गया था। उनका हेलीकॉप्टर तो डायरेक्टली आकर एक स्टोर के अंदर भिड़ जाता है। लकीली रे और उसकी वाइफ को ज्यादा चोट नहीं लगी। वो दोनों हेलीकॉप्टर से उतरकर ये डिसाइड करने लग जाते हैं कि अपनी बेटी के पास कैसे पहुंचेंगे। रे और टाइलर को जल्द से जल्द सैन फ्रांसिस्को अपनी बेटी के पास पहुंचना पड़ेगा, जो शायद 50 किलोमीटर की दूरी पर है। इसीलिए रे अपनी एक्स वाइफ टाइलर के साथ कार में बैठ जाता है और काफी स्पीड से आगे बढ़ने लगता है। पर तभी रे ने देखा कि आगे की जमीन कुछ खुरदरी है, जिससे कि उसने तुरंत ही कार की ब्रेक लगा दी। रे और टाइलर जब कार से उतरते हैं तब उन्होंने देखा कि भूकंप की वजह से जमीन में एक लंबी दरार आ चुकी है, और अगर वो लोग इस भयानक दरार के अंदर घुस जाते तब उनकी मौत हो सकती थी। रे को पता चल जाता है कि इस तरीके से तो वो कार की मदद से आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए अब रे वहाँ पर मौजूद एक बूढ़े ऑफिसर से बात करने लगा था कि मैं सैन फ्रांसिस्को कैसे पहुँच सकता हूँ, क्योंकि मुझे कैसे भी अपनी बेटी की जान बचानी है। जब उस ऑफिसर को पता चला कि रे मिलिट्री वालों के लिए काम करता है तब वो उसकी मदद करने के लिए राजी हो गया था। ऑफिसर ने तो रे को अपनी एक प्राइवेट प्लेन दे दी थी, जिसकी मदद से रे और टाइलर तुरंत ही निकल पड़ते हैं सैन फ्रांसिस्को की तरफ। रे और टाइलर जब उतनी ऊंचाई से नीचे की तरफ देख रहे थे तब सारी चीजें डिस्ट्रॉय होती जा रही थी। इतना बड़ा भूकंप रे ने भी अपनी लाइफ में पहली बार देखा था, और अब कुछ ही मिनटों के अंदर वो दोनों सैन फ्रांसिस्को में पहुंच गए थे। लेकिन रे ने नोटिस किया कि भूकंप की वजह से सारे एयरपोर्ट डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, और अब उसे प्लेन लैंड करने के लिए कोई भी सेफ प्लेस मिल ही नहीं रहा था। इसीलिए अब रे ने अंत में डिसाइड किया कि वो टाइलर के साथ पैराशूट की मदद से कूद जाएगा। वो दोनों पैराशूट की मदद से एक बेसबॉल ग्राउंड में लैंड करते हैं, जिसके बाद रे तुरंत ही अपनी बेटी एमा को कॉल करके पूछता है कि आखिर तुम कहाँ पर मौजूद हो। जब एमा ने अपनी लोकेशन बताई तब रे को पता चला कि वो जगह तो पानी की दूसरी तरफ है। रे कहता है कि तुम सब वहीं पर अच्छी जगह पर छुपे रहो, मैं जल्द से जल्द तुम्हारी मदद करने के लिए आ रहा हूँ। अब रे ना तो जमीन से जा सकता था और ना ही हेलीकॉप्टर की मदद से। लास्ट में उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है बोट से जाने का। इसीलिए अब रे और टाइलर जल्द से जल्द बोट लेकर पानी में उतर चुके थे। उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग जान बचाकर बोट लेकर कहीं जा रहे हैं, लेकिन नेचुरल डिजास्टर्स किसी को भी नहीं छोड़ते। रे और टाइलर ने थोड़ी दूर पर देखा कि आसमान के बादल काफी ज्यादा नीचे आ चुके हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ये रिवील होता है कि वो कोई बादल नहीं बल्कि पानी की बड़ी बड़ी लहरें हैं, और ये सारी चीजें भूकंप की वजह से हुई हैं, क्योंकि भूकंप की वजह से सारी नदियों में मौजूद पानी काफी ऊंचाई तक उठ जाते हैं, और अब तो वहाँ पर सुनामी आ चुकी थी। रे को पता था कि वापस लौटने का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए अब उसने डिसाइड किया कि वो अपनी बोट को लेके उस लहर के ऊपर से दूसरी तरफ निकल जाएगा। वहाँ मौजूद जितने भी लोग थे वो सब भी रे के पीछे पीछे जाते रहते हैं। देखते ही देखते रे ने टाइलर के साथ बोट को लेकर ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर दिया था। बीच रास्ते में ही कई सारे लोगों की बोट पानी के अंदर गिर जा रही थी और वो सारे मारे जा रहे थे, लेकिन शायद यहाँ पर रे की किस्मत काफी अच्छी होती है जो वो लहर के एकदम टॉप पर पहुंचने वाला था। पर तभी रे ने देखा कि उसके ठीक सामने एक बड़ी सी कार्गो शिप मौजूद है जो उसकी तरफ बढ़ रही थी। रे अपनी जान बचाने के लिए शिप की मदद से लेफ्ट टर्न ले लेता है, जिससे कि वो कार्गो शिप से टकराने से जरा बचा था। लेकिन वो सारी मुसीबतें यहाँ पर खत्म नहीं होती, क्योंकि अब उस कार्गो शिप में मौजूद बहुत सारे कंटेनर्स पानी के अंदर गिरने लगे थे, जिससे रे की बोट टकराने से बाल बच रही थी। लेकिन शायद रे पर किस्मत बहुत ही ज्यादा मेहरबान है, वो तो अपनी बोट लेकर लहर की दूसरी तरफ जाने लगता है। पर अब उसने देखा कि कार्गो शिप पास ही में मौजूद एक बहुत ही बड़ी ब्रिज की तरफ टकराने वाली थी। वहाँ पर तो बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी जान बचाकर यहाँ से वहाँ भाग रहे थे। बदकिस्मती से उस ब्रिज पर डैनियल भी सवार होता है, और अब डैनियल के ठीक सामने वो बड़ी सी कार्गो शिप थी, जिसके अंदर से अगले ही सेकंड एक बड़ा सा कंटेनर आकर डैनियल के ऊपर गिर जाता है। डैनियल का तो कचूम्बर बन गया था। कुछ ही सेकंड्स में सुनामी आने के
कारण ब्रिज के साथ साथ पूरा शहर पानी के अंदर डूब जाता है। उस शहर के अंदर ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जहाँ पर पानी ना जा सके। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो बड़ी आसानी से ढह जा रही थी। हजारों से लेकर लाखों लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। वहीं दूसरी तरफ एमा, बेन और उसका छोटा भाई एक बिल्डिंग में सेफ जगह पर छुपे हुए थे। तभी एमा कहती है कि हमें जल्द से जल्द बिल्डिंग के टॉप पर जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से ही मेरे फादर हेलीकॉप्टर लेके हमें बचाने आएंगे। पर अब पूरे शहर में पानी फैलने के कारण उस बिल्डिंग में भी पानी आने लगता है। एमा, बेन और उसका छोटा भाई अपनी जान बचाकर जल्द से जल्द एक फ्लोर के एक ऊपर जा रहे होते हैं, क्योंकि पानी काफी तेजी से बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले रहा होता है। लकीली हमें ये पता चला कि टाइलर और रे अपनी बोट लेकर उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर एमा और बाकी लोग कैद हुए थे। एमा तो विंडो में से अपने फादर और मॉम को बोट पर सवार होते हुए देख लेती है, लेकिन उनका डिस्टेंस काफी दूर होने के कारण एमा की आवाज उनके मॉम एंड डैड तक नहीं पहुंच रही थी। रे लगातार चारों तरफ देखते हुए आगे बढ़ता ही जाता है और अगर वो एक बार यहाँ से निकल गए तब वापस नहीं आने वाले। तभी अचानक टाइलर एक ग्रीन कलर के लेजर को देखती है जो लगातार उनकी बोट पर पड़ रही थी। टाइलर और रे ने जैसे ही ठीक अपने पीछे देखा तब वहाँ उसकी बेटी एमा फंसी हुई थी। रे काफी खुश हो जाता है कि एटलीस्ट उसकी बेटी जिंदा तो है, लेकिन शायद ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। पानी का फोर्स इतना ज्यादा होने की वजह से पूरी बिल्डिंग पानी के अंदर धंसने लगी थी। एमा और बेन जिस फ्लोर पर होते हैं वो भी अब पानी के अंदर जा चुका था। रे तुरंत पानी के अंदर कूद जाता है अपनी बेटी एमा को बचाने के लिए। कुछ ही देर के अंदर अंदर रे एमा के पास पहुंचकर उसे ऊपर लेकर आ जाता है। वहीं बेन लगातार शीशा तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस बिल्डिंग का शीशा इतना मजबूत होता है कि नॉर्मल तरीके से उसे तोड़ा ही नहीं जा सकता। तभी अचानक टाइलर की नजर बेन पर पड़ती है जो लगातार शीशा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए अब टाइलर ने इशारों में बेन को शीशे से दूर हटने के लिए कहा, क्योंकि टाइलर बोट को तेजी से लेके जाकर शीशे को तोड़ने की कोशिश करने वाली थी। टाइलर तो फुल स्पीड में आकर मिरर को तोड़ते हुए अंदर घुस जाती है। टाइलर ने तुरंत बेन और उसके भाई को बोट पर बैठने के लिए कहा। वहीं रे भी अपनी बेटी एमा को लेकर बोट पर आ जाता है, लेकिन अब कुछ ही सेकंड्स में वो पूरी बिल्डिंग नीचे गिरने लगी थी। एमा लगातार बोट को एकदम स्पीड में भगाते हुए बिल्डिंग से बाहर निकलते रहती है, लेकिन यहाँ एमा के बॉडी में काफी ज्यादा पानी जाने की वजह से वो बेहोश हो चुकी थी। रे लगातार अपनी बेटी एमा को सीपीआर देता रहता है ताकि वो फिर से जिंदा हो जाए। काफी कोशिश करने के बाद एमा की आंखें खुल चुकी थीं। टाइलर ने भी काफी अच्छी बोट चलाते हुए उन्हें बिल्डिंग के उस जंगल से निकाल लिया था। देखते ही देखते वो सारे लोग बोट की मदद से काफी दूर पहुंच जाते हैं और अब जाकर दिखाया गया कि वो भयानक भूकंप शांत हो गया है। उस जगह पर जल्द से जल्द रेस्क्यू टीम्स आ जाती हैं जो जरूरतमंद लोगों को हॉस्पिटल्स लेकर जा रही थी। रे अपनी बेटी एमा, टाइलर और बेन के साथ एक पहाड़ी पर आ गया था जहाँ से वो तबाह हुआ गोल्डन ब्रिज को देखते हैं। हालांकि वो ब्रिज पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था, पर अभी भी उसके ऊपर अमेरिकन फ्लैग लहरा रहा होता है। रे और उनके फैमिली को उम्मीद थी कि जिस तरीके से ये सारी चीजें टूटी हैं जल्द से जल्द रिकवर हो जाएंगी, और अब इन सारी चीजों की वजह से रे और टाइलर के बीच जो डाइवोर्स होने वाला था वो अब कैंसिल हो जाता है। एमा भी अपने फादर के साथ काफी ज्यादा क्लोज हो चुकी थी और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।